हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जून 2018 में आया हुआ 18 जून 2018 को आया हुआ शिफ्ट सेकंड का पेपर। ठीक है, तो हम शिफ्ट सेकंड के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो किसकी नियुक्ति? अधिवक्ता की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, तो वो है केरल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, तो उसका नाम है यूरेटर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है ऑप्शन डी 11 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था, तो कौन सी संविधान संशोधन? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 101वें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है ऑप्शन सी महोबा जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, तो वो है हमारा 7.3%। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था, तो मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था सूरसेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है, तो इस किसके लिए मदनाष्टक के लिए किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है ऑप्शन ए रहीम को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया, तो वो किया गया 1977 में। इस जो पूरा पीडीएफ है जिससे मैं आपको ये पेपर करवा रही हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूरी तरीके से विजुअल नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनका ऑप्शन ठीक तरीके से नहीं दिख पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। कुछ क्वेश्चंस के हल मैं आपको आज नहीं बता पाऊँगी, तो उनको आप लोग कहीं से भी देखिएगा, नहीं तो अगर मुझे कहीं और वो क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपको उनका अलग से एक वीडियो बना कर डाल दूँगी। तो अभी कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो वो थे मुश्तरी बाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो बुंदेलखंड का गीत है ऑप्शन सी रसिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी तक जाती है, तो ना घाघरा नदी तक कौन जाती है, तो वो है ऑप्शन सी शारदा। अगला प्रश्न है, किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑप्शन बी यूरेनियम को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था, तो वो किया था गुलाम मुस्तफ़ा खान ने प्राप्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल में ही किसकी नियुक्ति हुई है, तो वो ही है ऑप्शन डी विनीत जोशी की हुई थी। ये पुराना पेपर है तो उसी हिसाब से उसका करंट अफेयर है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए विजिबल नहीं है ना, तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी, अलग से इनको मैं एक वीडियो में कवर करूँगी। फिर 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, तो वो की थी ऑप्शन बी राम मोहन रॉय जी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था, वो कहा जाता था ऑप्शन बी श्रीलंका को। अगला प्रश्न देखते हैं, 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई, कौन सी नहर है ऐसी, तो वो है स्वेज नहर के खुलने से। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2018 की परेड में मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे ऑंग सान सू की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो वो किए हैं ऑप्शन बी स्नैपडील ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, तो वो थे ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। अगला देखते हैं,
ए वेटर इंडिया अ वेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक सेकेंड, इसका भी थोड़ा विजिबल नहीं है, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी प्रश्न के लिए। चलिए आगे ही बढ़ते हैं। अभी फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक, तो वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सी बागान फसल नहीं है? तो जो बागान फसल है कॉफ़ी, चाय, काजू है, पर मोटे अनाज नहीं है। तुअर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो तुअर दाल होती है उसको अरहर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एमिनोमीटर किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से तैयार करिए। बाकी इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए ना, इन सबको किसके लिए मापन के लिए यूज़ किया जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 में किससे संबंधित है? तो वो कानून की समझ, समानता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो वो मेला है नौचंदी मेला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आप बताइएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे तो उनको नहीं बता पाऊँगी आज मैं। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो वो है 8वीं अनुसूची। अब आगे हमारे जनरल हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो हम एक एक करके हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रश्न को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। तो पक्षी का पर्यायवाची होगा पंकज। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम, अनाथ का विलोम होगा सनाथ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो कौन सा अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर ये अनेकार्थी, हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। आध्यात्म से जिनका संबंध है उन्हें कहते हैं आध्यात्मिक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो वो अभी नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो रेखांकित पद पहचानना है। तो प्रतिदिन होता है अव्यय। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें प्रत्यय है आप प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रतिधन आघात का संधि रूप होगा प्रत्याघात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 47, महौषधि शब्द का संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन औषधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानना है। तो तद्भव शब्द है प्यासा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सज्जन लोग मेला ही रोचते हैं। जो कुछ भी लिखा है, जो यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो मन नहीं होती है, मुझे आज खाने का मन नहीं है, ये लिख सकते हैं। नहीं होती है नहीं होगा, ये इसका अशुद्ध भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य के हैं 3 प्रकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत कठिनाई झेलना। लोहे के चने चबाने का क्या होता है अर्थ? बहुत कठिनाई झेलना। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। अगला प्रश्न है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो मासिक समछंद है प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई। जो मासिक समछंद होता है उस प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है उसे क्या बोलते हैं? चौपाई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का निर्णय लिया था। तो जो रेखांकित शब्द है उसका समास क्या होगा? आजीवन। तो आजीवन में है अव्ययी भाव समास। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शोक।
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग शब्द है अश्वनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बेटी बेटियां, श्रोता श्रोतागण और वधु वधुएं सही है। डिबिया डिबियें ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से विशेषण को पहचानिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जागना जो क्रिया है उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा जगाना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण रूप से वर्तमान काल जो होगा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि समय जो है वो पूरा हो गया है। आगे देखते हैं, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है अपूर्ण भूत, यानी कि गीत गा रहा था ना, तो गीत तो उसका चलता रहा, तो अपूर्ण तो हुआ नहीं, तो अपूर्ण, और था है इसलिए भूत, तो अपूर्ण भूत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे ये पूरा गद्यांश है, 67 से लेकर 71 तक के प्रश्न जो है इस गद्यांश पर आधारित है। इसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए देख लीजिए पूरा, एक बार आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ को ने क्यों लौटाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है 7 मई 1861 में कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्म समाज के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, राष्ट्र कवि सम्मान दिया गया था, तो किसे दिया गया था? मैथिली शरण गुप्त को। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस तो तुलसीदास जी के हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यामा। चलिए आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटीज़ के प्रश्न हैं, तो इनके अभी उत्तर देख लेते हैं सबके। रशीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ कार्य करने पर दोनों को उक्त काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो वो लगेंगे 8 सही 3/4 दिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त की लंबाई क्या होगी? तो वो हो जाएगी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, जुविन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुविन से शुरू करते हुए वे काम पूरा करने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो वो लगेगा 44 मिनट 48 सेकेंड। अगला प्रश्न है, गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है और तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य जो रोजाना गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको लगता है 1 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न है, उस सब विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। केसर है मसाला, तो सेब क्या है? सेब है फल। अगला प्रश्न है, लार का मतलब लार ग्रंथियां हैं, इसी प्रकार पित्त का मतलब है अग्न्याशय। अगला प्रश्न देखते हैं, का मतलब सेल्सियस है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है, तो तापमान का मतलब क्या है? सेल्सियस। इसमें देख लेते हैं अगले प्रश्न में, अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई को ये
NTNABH इस तरीके से लिखा जाता है, तो शब्द कानपुर कोसी कोड में क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये तो कुछ थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। केक कुछ लिखा है, केक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम किससे है, अच्छा केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है। इसका इसमें प्रश्न में है केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर से, केक बनता है ओवन में और आइसक्रीम किस में बनती है, रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न है मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड, तो नागालैंड है कोहिमा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 का मतलब शतक है, इसी प्रकार 10 का मतलब, तो 10 का मतलब है दशक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेखांकित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो वो आएगा 12। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में एन है, तो सिर्फ वो वाले एम जोड़ने हैं जिनके पहले और बाद में क्या है, एन है। ऐसे हैं 3। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा, तो यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दिया गया इसके स्थान पर आएगा 19। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। अगर गुड बराबर 41 है तो बैड बराबर, यानी कि गुड की वैल्यू अगर 41 है तो बैड की क्या होगी, 7। एक्टिव की वैल्यू अगर 60 है तो पैसिव की वैल्यू क्या होगी, तो पैसिव की वैल्यू होगी 91। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि एक निश्चित संकेत लिपि में शब्द सिल्क को इस तरीके से लिखा जाता है तो शब्द कॉटन को उस कोड में क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी है 32505202015114। एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो वो करेगी ऑप्शन ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। अमल और सुवीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुवीर के सामने थी। अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो वो है ऑप्शन बी पश्चिम की ओर। आगे देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करके सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए यह तय करें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए दो कथनों का तर्कसंगत रूप से पालन। अच्छा, इसमें कथन दिए गए हैं और निष्कर्षों को देखना है। कथन है कुछ कौवे कबूतर हैं और सभी कबूतर मोर हैं। तो कुछ कौवे क्या हैं, कबूतर हैं, और सभी कबूतर क्या हैं, मोर हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कौवे मोर हैं, तो जब कुछ कौवे कबूतर हैं तो फिर वो कुछ कौवे मोर भी होंगे क्योंकि सारे कबूतर मोर हैं। अगला निष्कर्ष है कोई मोर कबूतर नहीं, ऐसा तो हो ही सकता है, उसमें लिखा है सभी कबूतर मोर हैं, तो दूसरा वाला तो हो गया गलत और सिर्फ केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी अगले प्रश्न में भी वही है, पर यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा प्रिंट नहीं है, तो इसको भी छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। सजाती धूप, विजाती धूप, ये सारे कथन और करण वाले क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, तो 8 3 3 नहीं है। अब ये इसका आपको सॉल्यूशन करना है, ये आप लोग करिएगा और इसका सॉल्यूशन बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आप लोग करके बताइएगा। निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प, तो ये इसका हल निकालेंगे, उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देख लीजिए आप लोग, समीकरण हल करना है, सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करिए, तो इसका समीकरण का हल हो जाएगा 2 सही 1/3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54, 162 और 189 का महत्तम समावर्तक हो जाएगा 27। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 64, 128 एवं 160 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, तो वो होगा 640। यदि 84 को 5/9 के अनुपात में विभाजित किया था तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा, तो वो हो जाएगा 54। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और यहाँ पे x की वैल्यू आपको बतानी है। x अनुपात 16, इधर पे 53 अनुपात 36 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 28। और ये परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक अगर किसी ने प्राप्त किए हैं तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, तो 75 अंकों में से कितने प्राप्त किए, 66, तो ये 66 75 का कितने प्रतिशत है, तो वो है 88%। इरीन ने मास्क की बिक्री ₹308 में की जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ होगा, तो उसे होगा बिक्री करने पर 385 रुपये में।
कलम के सेट्स के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को रुपये 1751 की कीमत चुकानी पड़ी। तो कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था? तो क्या मूल्य था 2000 मतलब 2060 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु रुपये 1800 का निवेश करने पर तो कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा? वो होगा 720 रुपये का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि हो जाएगी रुपये 63। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुहासा और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार निश्चित मात्रा की राशि में निवेश किया, परंतु कुछ महीनों बाद सुहासा ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीने के समापन पर सुहासा और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसी वजह से अभी ये क्वेश्चन फिलहाल नहीं हो पाएगा। अगला देख लेते हैं। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? तो वो है ऑप्शन सी 40। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके रीजनिंग के प्रश्न। चलिए देखते हैं। उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। जैसे 82 और 64, 82 और 64 में क्या रिलेशन है? वही 92 और किस में होगा वो आप लोगों को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कोडिंग वाले क्वेश्चन है। यदि कोड भाषा में मैटर को इस तरीके से लिखा जाएगा तो लेंथ को क्या लिखा जाएगा? तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा PDF में ना बहुत सारी मिस्टेक्स हो रखी हैं क्योंकि प्रिंट सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके काम आएंगे। यदि कोड भाषा में मैंगो को इस तरह लिखा जाएगा तो एप्पल को तो इस तरीके से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कोड में अगर इस शब्द को इस तरह से लिखा जाएगा तो पिंचिंग इस शब्द को किस तरीके से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं, फिर इनको आराम से पूरा सॉल्यूशन अच्छे से एक अलग वीडियो में देखेंगे। कमला से बात करती हुई राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। तो कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो वो है माँ का। MN की बहन है, RM की भांजी है तथा TR की माँ है। तो N तथा T से क्या संबंध होगा? तो N T का पति हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे देख लेते हैं। ये मान्या जो है, माया गोपाल की पत्नी है। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है। नरेश का माया से क्या संबंध है? तो जो है वो है दामाद। आगे देख लेते हैं। प्रस्तुत वेन आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है? तो उसमें ये नीचे दिया गया है कि कौन से चित्र का क्या मतलब है। तो मुलायम हो, सूती भी हो और कमीज भी हो, तो ऐसा है 5 नंबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत वेन आरेख में उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ये जो वेन आरेख है तो क्या उपयुक्त विकल्प होगा? परिवार, पति, पत्नी। इस वेन आरेख में देख लीजिए, इसका विवरण दिया गया है। गोला केक है और ये त्रिकोण जो है वो सॉफ्ट है और चौकोर वाला ये जो वर्ग है वो चॉकलेट है। तो केक जो नरम नहीं है, चॉकलेट से बनाया गया नरम केक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये 3 नंबर है। इन्होंने पूछा था 3 नंबर का मतलब क्या होगा। तो ये देखिए पूरा तो ये पूरा क्या है, जो वर्ग है वो पूरी चॉकलेट है और चॉकलेट के अंदर भी ये सर्कल है वो क्या है, सॉफ्ट है। सॉरी जो सर्कल है वो क्या है, केक है। तो अब चॉकलेट का केक हो गया और उसके अंदर भी जो ये त्रिकोण है तो वो क्या है, सॉफ्ट है। तो चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, क्योंकि इसमें चॉकलेट, केक और नरम तीनों चीज़ें आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ये वेन आरेख दिया गया है। कौन सी संख्या गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये सारे कोडिंग के बताए गए हैं, किस आकृति का क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो संख्याएं नीचे लिखी है जो कि फिलहाल दिख नहीं रही हैं। कौन सा विकल्प इस वेन आरेख है? तो इस तीनों अलग अलग बनाए गए। तो अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, यानी कि तीनों अलग अलग भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करनी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 7, 6, 5, 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? यानी कि वर्ग, पंचभुज, षटभुज ये रखते हैं संबंध, पर त्रिकोण नहीं, कोण नहीं रखता। कोण अलग चीज़ होती है और ये सारे क्या हैं, भुजाओं से बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? तो बैठना, खड़ा होना, सोना, ये सारी क्रियाएं, पर रोना अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? तो वो है डी, क्योंकि ये सारे और बाकी के बॉबल्स हैं। ए, आई, ओ, यू सब क्या होते हैं, बॉबल्स होते हैं, पर वो एक नहीं है।
संबंध नहीं रखता ये बता सकते थे, पर फिलहाल क्या है कि ऑप्शन गायब है, आप लोग देख ही सकते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ में इशू है, बट कोई बात नहीं, जितने भी प्रश्न हम पढ़ेंगे वो सब हमारे कहीं ना कहीं अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हमारे काम आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को जितने भी दिखाई दे रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं उनको आप देख लीजिए बस एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? किनारा, सतह, शीर्ष, ये सब थोड़ा आपस में संबंध है और संबंध नहीं रखता वो है भुजाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहचान करें जब किसी दर्पण को दिए गए चित्र के ए बी के, अच्छा ये चित्र है और ये दर्पण लगा हुआ है, तो दूसरे साइड कौन सी छवि बनेगी ये आप लोगों को बताना है। तो वो बन जाएगी ऑप्शन सी वाली, ये वाली छवि बनेगी। ठीक है, ये छवि बनेगी दर्पण के दूसरी तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्म में से असंगत युग्म की पहचान करनी है। पति पत्नी, पिता पुत्री, माता पुत्र। तो ये तो क्या है, ये सारे ब्लड वैसे दिख रहे हैं ना, आपको सगे रिश्ते लग रहे हैं। ये देखिए चाचा भतीजा, चाचा भतीजी, ठीक है अलग। आगे देख लेते हैं। नीचे के समूह में 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। विकल्पों में से कौन ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकता है? तो ये जो ये दिए गए ना इन्हीं के अनुरूप, नारियल हो गया, मूंगफली हो गई, सरसों, मकई, तो इसमें से क्या है? तो ये कोको जो है इनके अनुरूप हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल प्रतिबिंब कौन सा है? अब ये जो चित्र दिया गया है इसका जल प्रतिबिंब, अगर यहाँ पे मान लीजिए पानी भरा हुआ है नीचे, तो उल्टा इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा जल में, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो वो आएगी ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग एक बार आकृति को ध्यान से। चलिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? आप देखिए यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, तो कौन सी आकृति आएगी? वो होगी आकृति सी। ठीक, एक बार त्रिकोण था और फिर इस वर्ग में इसको कर लिया गया कैद। तो इसी तरीके से ये 5 भुजाओं वाला है, तो फिर उसको भी 5 भुजाओं में ही कैद कर लिया जाएगा। चलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर फिर से बताना है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो गया। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ही आकृति बतानी है आपको। तो एक बार ये इस तरीके से ये पत्तियाँ यहाँ पे थी, फिर ये पत्ती नीचे आ गई, इस तरीके से आप देखते जाइए। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? तो वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें क्या है? उन निष्कर्षों का चयन करिए तार्किक रूप से कथन से सहमत हो। अच्छा, एक कथन है और उसके निष्कर्ष हैं, कौन सा सहमत है ये आपको बताना है। कथन है स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश। निष्कर्ष है यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नींद क्या है? सभी रोगों की दवा है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से हो रही है। क्या इसका ये मतलब है यदि कोई सोता है तो वो ठीक हो जाता है? ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई रोग है अगर आप सोने लगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं। नींद सभी रोगों की दवाई, ऐसा भी नहीं बोल रहा है इसमें, बस यह बोल रहा है कि स्वास्थ्य की शुरुआत, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नींद लीजिए, लेकिन अगर रोग हैं तो वो ना तो सही होंगे ना ही उन रोगों की ये दवा है। तो ना तो पहला निष्कर्ष और ना ही दूसरा, कोई इससे सहमत नहीं है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि कथन ही बिल्कुल ठीक से दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कथन क्या है। कथन है कि सभी शिक्षक लड़के हैं और कुछ लड़के छात्र हैं। तो कौन सा निष्कर्ष देख लेते हैं? कुछ छात्र लड़के। जब सभी शिक्षक लड़के हैं और कुछ लड़के क्या हैं? छात्र हैं। तो जब सब शिक्षक लड़के होगा तो शिक्षक लड़के तो एक बात होगी, लेकिन कुछ लड़के हैं जो छात्र हैं, तो कुछ छात्र लड़के हैं, ये बिल्कुल सही है। तो कुछ छात्र क्या हैं? लड़के हैं। कोई शिक्षक छात्र है, तो कोई शिक्षक छात्र है, तो क्या है कि कोई शिक्षक छात्र नहीं है, कुछ लड़के ही छात्र हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका सिर्फ सही उत्तर है, सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत है। इसमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? 7:50 है, तो फिर 101 के साथ क्या अनुपात होगा? वो होगा 10। यहाँ पे भी देख लीजिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 162, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो इसमें आप 3, 15, 35, 63 के बाद क्या आएगा? फिर 143 है तो वो आएगा 99। आगे देख लेते हैं। ZXY, फिर T के बाद क्या आएगा? वो आएगा R। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन विजिबल ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं आगे। 150 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जो कि इस पेपर का आखिरी प्रश्न है। और जितने भी ऐसे प्रश्न थे जो हमने अभी ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि वो इस थोड़ा PDF में इशू था,
तो उनको हम अलग से एक वीडियो में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, इस वाली सीरीज़ में क्या कौन सा आएगा यहाँ खाली स्थान की जगह, तो वो आएगा ऑप्शन BS19। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।